नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज एनालिसिस प्लस साइंस एंड टेक एनालिसिस 13 नवंबर 2022। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज कौन कौन सा है चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एमबीबीएस इन हिंदी लॉस्ट इन ट्रांसलिटरेशन। देखिए, आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नई पॉलिसी है कि मेडिकल एजुकेशन में जो टेक्स्ट बुक्स यूज हो रहा है उसे हिंदी में भी प्रोवाइड किया करेंगे। तो उसके बारे में एक आर्टिकल है दोस्तों, उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। काफी नेगेटिव इफेक्ट्स है इस डिसीजन का, वो बताया जा रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर देखिए, पेरिस एग्रीमेंट रिक्वेस्ट फेस डाउन ऑफ ऑल फॉसिल फ्यूल्स इंडिया एट COP 27। देखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 27th एडिशन हो रहा है इजिप्ट में। ये बात आपको पता होगा, करीब 194 कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव्स ये कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं। तो अभी इंडिया ने बोला है दोस्तों, देखिए पेरिस एग्रीमेंट ये बोल रहा है कि फॉसिल फ्यूल्स को फेस डाउन करना है, तो सारे फॉसिल फ्यूल्स को फेस डाउन करना है। आजकल क्या हो रहा है, केवल कोल के ऊपर फोकस है, कोल का यूसेज कम करो, ऐसा नहीं। फॉसिल फ्यूल जितने भी है ना, जैसे कि ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, वो सबको फेस डाउन करना है, केवल कोल को नहीं। तो इस बारे में डिस्कस करेंगे। फिर देखिए, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट प्रोवाइड्स इम्पेटस फॉर स्टेट्स लुकिंग टू ब्रीच कोटा सीलिंग। देखिए, रिसेंटली EWS रिजर्वेशन जो 10% दिया जा रहा था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि देखिए, इंदिरा सावने जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने 50% सीलिंग रखा था रिजर्वेशन देने को, और यह भी बोला था 50% रिजर्वेशन का जो लिमिट है वो तब क्रॉस कर सकता है जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस हो। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, प्रेजेंटली इंडिया में 50% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। SC/ST का करीब 22.2% है, OBC का 27% है। तो EWS रिजर्वेशन जो 10% है, ये ओवर एंड अबव 50% है ना। तो सुप्रीम कोर्ट EWS रिजर्वेशन को अपहोल्ड करके ये रीइटरेट किया है कि 50% लिमिट को क्रॉस किया जा सकता है। तो इसलिए अभी स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए एक इंपेटस मिल गया है, मतलब वो अभी स्टेट का जो रिजर्वेशन है उसे वो इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बोल दिया है 50% लिमिट को क्रॉस किया जा सकता है कि नहीं। तो अब झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स 70-80% तक रिजर्वेशन लेके जा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे। फिर देखिए, तिरुपति मेगालिथिक बेरियल साइट्स इन ए स्टेट ऑफ नेग्लेक्ट। इधर आंध्र प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट मेगालिथिक बेरियल साइट्स के बारे में बताया जा रहा है, किस तरह गवर्नमेंट इसे कंजर्व नहीं किया जा रहा है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल जाएगा इसमें से। फिर देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 2-3 आर्टिकल्स है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। वर्ड ऑफ द डे, बियर ए ग्रड्ज। इसका मतलब क्या है? मेंटेन ए फीलिंग ऑफ इल विल और रेजनमेंट टुवर्ड समवन। मतलब किसी को पसंद नहीं करना कोई एक पर्टिकुलर रीजन के लिए, एक फीलिंग ऑफ इल विल मेंटेन करना, रेजनमेंट मेंटेन करना, इसे बोलते हैं बियर ए ग्रड्ज। Perhaps Maria bears a grudge against him for that very reason। तो देखिए, एक रीजन की वजह से Maria bears a grudge against a person। Maria पसंद नहीं करती है उस पर्सन को, इसे bear a grudge बोलते हैं। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज कर सकते हो। सबसे पहला न्यूज, एमबीबीएस इन हिंदी लॉस्ट इन ट्रांसलिटरेशन। GS पेपर 2 हायर एजुकेशन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इंप्लीमेंटेशन में ये न्यूज आपको काम आएगा। देखिए, ये जो आर्टिकल है ना, ये आज का द हिंदू न्यूज़पेपर में एक स्पेशल आर्टिकल करके आया हुआ है। इधर बेसिकली गवर्नमेंट का जो डिसीजन है एमबीबीएस टेक्स्ट बुक्स को हिंदी में ट्रांसलेट करने का, उसे थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज किया हुआ है और बच्चे जो प्रॉब्लम्स फेस करने वाला है उसके बारे में बताया है, ठीक है। तो देखिए, एक्चुअली गवर्नमेंट का जो डिसीजन है हायर एजुकेशन में जितने टेक्स्ट बुक्स है उसे हिंदी में ट्रांसलेट करने का, उस डिसीजन का मेजर फीचर्स क्या क्या है। नंबर 1, ट्रांसलिटरेटेड मेडिकल टेक्स्ट बुक्स, मतलब टेक्स्ट बुक्स जो है हिंदी में प्रोवाइड किया जाएगा। बाइलिंगुअल क्लासेस विदाउट सेपरेट लैंग्वेज बेस्ड बैचेस और फैकल्टी, क्लासेस जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिया जाएगा। एंड द चॉइस ऑफ टेकिंग एग्जाम्स इन हिंदी और इंग्लिश, बच्चे जो है हिंदी या इंग्लिश में एग्जाम्स दे सकते हैं, ठीक है। ये मेन फीचर्स है जो नया प्रोग्राम का। और मध्य प्रदेश पहला स्टेट है दोस्तों इंडिया में टू हैव इशूड दिस बुक्स एंड फर्स्ट टू ऑफर द प्रोग्राम। तो मध्य प्रदेश ने ऑलरेडी हिंदी में टेक्स्ट बुक्स भी इशू किया है। पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, फर्स्ट फेज में ट्रांसलिटरेटेड बुक्स इन 3 सब्जेक्ट्स ऑफर किया है। 1 इज एनाटॉमी, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। पर देखिए, टेक्स्ट विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज written in Devanagari script rather than actually being translated into हिंदी। तो देखिए, पहला फेज में पूरी तरह हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हुआ है। जो लिखा रहेगा टेक्स्ट वो इंग्लिश में होगा, पर जो लिखा है उसके अंदर वो हिंदी है। मेरा कहने का मतलब है, जैसे कि हम व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं ना, मैं बोल रहा हूं हिंदी पर लिख रहा हूं इंग्लिश में, जैसे कि क्या कर रहे हो, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूं, हिंदी लिख रहा हूं क्या? नहीं, इंग्लिश लिख रहा हूं, पर उसके अंदर क्या है? हिंदी है। तो इसी तरह टेक्स्ट बुक्स बनाया है पहला फेज में। धीरे धीरे
पूरी तरह हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। पर देखिए मेडिकल कम्युनिटी में ज़्यादातर लोग इसके अगेंस्ट हैं। उन्होंने बोला है इसमें काफ़ी ड्रॉबैक्स है, जैसे कि ये जो मेडिकल टेक्स्ट बुक्स में जितने मेडिकल टर्म्स है ना, उसमें मेजोरिटी इंग्लिश में नहीं है बल्कि लैटिन में है। आपने भी लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे, क्लास 9, 10, 11, 12 बायोलॉजी टेक्स्ट बुक्स में जितने ऑर्गन्स का नाम है या फिर हमारे शरीर के अंदर कुछ वेन्स का नाम, नर्व्स का नाम, ये सारे लैटिन वर्ड है, इंग्लिश में नहीं है। तो ये लैटिन टर्म्स को जब आप हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो दिक्कत तो होगा ही। ऊपर से कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना ये भी है दोस्तों, इस तरह जो बच्चे पढ़ के बाहर आएंगे वो अगर इंडिया छोड़ के बाहर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज में या फिर अमेरिकाज में, तो उधर थोड़ी ना हिंदी को प्रमोट किया जा रहा है, उधर भी दिक्कत होने वाला है। इवन इंडिया के अंदर भी दिक्कत होगा, जैसे कि साउथ इंडियन स्टेट्स में या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हिंदी जहां पे उतना पॉपुलर नहीं है, उधर भी प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, जैसे जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं वो जब +1 +2 इंग्लिश मीडियम में जाते हैं तो उनको दिक्कत होता है ना, वैसे ही दिक्कत इधर भी होने वाला है डॉक्टर्स को। ऊपर से इसका एडवर्स इफेक्ट होने वाला है पेशेंट केयर में। पेशेंट्स को भी समझ में नहीं आएगा ये क्या बोल रहा है। और एक डाटा इधर दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के हिसाब से 2020 में यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड जर्मनी में सबसे ज्यादा इंडियन ओरिजिन डॉक्टर्स है। पर देखिए फ्यूचर में क्या होने वाला है, जो रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ के जाएंगे अब्रॉड, उनको तो दिक्कत होगा ना, उनको ज्यादा एंकरेज नहीं किया जाएगा इस तरह के डेवलप्ड कंट्रीज जो है। ठीक है, तो ये सारी दिक्कत होगा। इसके अलावा देखिए जितने प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे देश में जो नीट एग्जामिनेशन की तैयारी वगैरह करवाते हैं, उनको भी अभी प्रिपेयर होना पड़ेगा कि रीजनल लैंग्वेजेस में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। तो बेसिकली ये जो ट्रांसिशन स्टेज है ये बहुत प्रॉब्लमैटिक होने वाला है। नाउ अभी तक 2 और स्टेट गवर्नमेंट्स ने प्रॉमिस किया है कि वो रीजनल लैंग्वेजेस में एमबीबीएस प्रोग्राम्स को ऑफर करेंगे। वन इज तमिलनाडु, सेकंड इज उत्तराखंड। ठीक है, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर न्यूज से रिलेटेड। देखिए आप सबको पता होगा एजुकेशन पहले स्टेट लिस्ट में था। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज लॉस बना सकते थे एजुकेशन के रेस्पेक्टिव में। पर देखिए 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन जब 1976 में हुआ, 42nd अमेंडमेंट के बारे में तो आपको पता ही होगा, उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था 42nd अमेंडमेंट। तो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया था। कंकरेंट लिस्ट में डालने से क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेजिस्लेट कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी लेजिस्लेट कर सकते हैं। अगर एक ही सब्जेक्ट के ऊपर या फिर एक पर्टिकुलर फील्ड में दोनों ने लॉ बनाया तो इसमें सेंटर का जो लॉ है वो ज्यादा प्रिवेल करेंगे। ठीक है, इतना आपको समझना है। अब ये ट्रांसलेट करने का काम किसका है दोस्तों, किसको मैंडेट दिया हुआ है टेक्स्ट बुक्स को ट्रांसलेट करने का? मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज का नाम बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना है। Each state has Granth academies which are mandated with the translation of textbooks in higher education. तो higher education में टेक्स्ट बुक्स को ट्रांसलेट करने का काम ग्रंथ अकेडमीज का है। There are a total of 22 ग्रंथ अकेडमीज in states. इसके अलावा स्टेट साहित्य अकादमीज भी मदद करेंगे ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स के लिए। वैसे 1985 तक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन भी ये काम करते थे, पर 1985 के बाद ट्रांसलेशन वाला काम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या यूजीसी करते नहीं है। ठीक है, अगर सेंट्रल लेवल में देखा जाएगा तो एक कमीशन है दोस्तों, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। दे ब्रिंग्स आउट ग्लोसरीज एंड डिक्शनरीज ऑफ साइंटिफिक टर्म्स। तो जितने साइंटिफिक टर्म्स है ना उससे रिलेटेड ग्लोसरीज निकालना, डिक्शनरीज निकालना, यह सब सीएसटीटी का काम है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करते हैं और ये स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, यूनिवर्सिटीज के साथ, रीजनल टेक्स्ट बुक बोर्ड्स के साथ, स्टेट ग्रंथ अकेडमीज के साथ कोलैबोरेट करते हैं टू प्रोड्यूस यूनिवर्सिटी लेवल टेक्स्ट बुक्स एंड रेफरेंस मटेरियल्स इन हिंदी एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस। तो समझ गए ना, सीएसटीटी इन सारे स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैबोरेट करके यूनिवर्सिटी लेवल टेक्स्ट बुक्स एंड रेफरेंस मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अगला है Paris Agreement requires phase down of all fossil fuels. India at COP27. GS पेपर 3 क्लाइमेट चेंज। देखिए आप सबको पता होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 27th एडिशन चल रहा है दोस्तों शर्म एल शेख इजिप्ट में नवंबर 6 से लेके नवंबर 18 तक। तो 194 कंट्रीज में से रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंचे दोस्तों, वो क्लाइमेट चेंज को कैसे टैकल किया जाए उस बारे में डिस्कशंस कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट COP कहां पे हुआ था? ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। इतना क्लियर है? नाउ क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स में से सबसे इंपॉर्टेंट है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जिसे पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड भी बोलते हैं।
पेरिस एग्रीमेंट का सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? ये जो राइज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर हो रहा है उसे 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर कंटेन करना, हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नाउ इसके लिए क्या करना होगा? ऑब्वियस सी बात है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना होगा, इनफैक्ट फॉसिल फ्यूल बर्निंग को कम करना होगा। अब बात यह है ना दोस्तों, जितने डेवलप्ड कंट्री से उनका कहना यह है कोल जलाना बंद करना पड़ेगा। आपको पता होगा कोल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल, वो जलाने से बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं। अब इंडिया जैसे कंट्री के लिए ये प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि इंडिया में जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है ना, उसका 70 to 75% से ऊपर जो है वो कोल जला के जनरेट होते हैं। तो अगर इंडिया को बोलेंगे आप कोल यूसेज को कम करो, तो हम इतना जल्दी ये कर नहीं सकते। तो इंडिया का स्टेटमेंट ये रहा दोस्तों कि देखिए, अगर पेरिस एग्रीमेंट को हमें अचीव करना है तो केवल कोल को फेस डाउन करके नहीं होगा, जितने फॉसिल फ्यूल से वो सबको कट डाउन करना होगा। इंडिया ने ये बोला है नेचुरल गैस एंड ऑयल ऑल्सो लीड टू एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, मेकिंग ओनली वन फ्यूल द विलन इज नॉट राइट। देखिए, आप केवल कोल को विलन बना रहे हो, कोल के साथ साथ नेचुरल गैस यूज करने से, ऑयल यूज करने से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होता है ना, तो सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दे दो, सबको फेस डाउन करना है, केवल कोल को नहीं। तो इंडियन नेगोशिएटर्स ने बोला है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एम्फसाइज देना है। क्या है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज? वैसे हमने काफी बार डिस्कस किया है दोस्तों, और एक बार मैं आपको बता देता हूं ये क्या है। इसे CBDR बोलते हैं। इट इज ए प्रिंसिपल दैट वाज फॉर्मुलाइज्ड इन द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ऑफ अर्थ समिट इन रियो डे जेनेरो 1992। तो बेसिकली जब UNFCCC का अर्थ समिट हुआ था रियो डे जेनेरो इन 1992, तब ये प्रिंसिपल फॉर्मुलाइज किया था। ये पहला इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए, ये समझ लीजिएगा। नाउ CBDR मतलब क्या है? It acknowledges that all states have shared obligation to address environmental destruction, but denies equal responsibility of all states with regard to environmental protection. कहने का मतलब यह है दोस्तों, आप सारे कंट्रीज को यह बता रहे हो कि आपको क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, और सबको इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो। बल्कि सच बात यह है दोस्तों, ये सारे कंट्रीज रेस्पॉन्सिबल नहीं है आज दुनिया जो हालत में है। एक्चुअली इसके लिए मोस्टली रिस्पॉन्सिबल है डेवलप्ड कंट्रीज, यूके जैसा कंट्रीज, अमेरिका जैसा कंट्रीज, जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले से किया है। हम जैसे जो कंट्रीज है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, वो तो काफी सालों तक कॉलोनाइज्ड थे ना, दूसरे बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज के नीचे थे। तो हम कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? आप लोगों ने इतना फॉसिल फ्यूल जलाया, इतने पैसे कमाया, तो आप रिस्पॉन्सिबल है ज्यादा, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। तो हमारी जो टारगेट है वो कॉमन है, बेसिकली ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना है, क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है, पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट है। तो ये प्रिंसिपल को एक्नॉलेज किया था UNFCCC का अर्थ समिट इन रियो डे जेनेरो ब्राजील इन 1992। समझ गए? इंडिया ने यह भी बोला है दैट कंट्रीज रिकॉग्नाइज दैट द ग्लोबल कार्बन बजट इज श्रिंकिंग रैपिडली एंड द नेसेसिटी ऑफ इट्स इक्विटेबल शेयरिंग। कार्बन बजट मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, इट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट द वर्ल्ड कैन एमिट while still having a chance to contain global warming within 1.5 डिग्री सेल्सियस। पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के हिसाब से हमें ग्लोबल वार्मिंग को या फिर एवरेज राइज ऑफ टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर कंटेन करना है। अब देखिए, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कंप्लीटली CO2 एमिशन को रोक दें, थोड़ा बहुत आप एमिट कर सकते हो, स्टिल यू कैन अचीव द टारगेट। मतलब थोड़ा बहुत कार्बन आप एमिट करोगे तभी आप 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट को अचीव कर सकते हो। ये जो अमाउंट ऑफ कार्बन जो आप एमिट कर सकते हो ना, उसे आप कार्बन बजट बोल सकते हैं। तो इंडिया ने क्या बोला है? ग्लोबल कार्बन बजट इज श्रिंकिंग रैपिडली। देखिए, जो कार्बन बजट है ये कम हो रहा है, पहले जैसा नहीं है, उतना कार्बन हम एमिट नहीं कर सकते। तो सारे कंट्रीज को आपस में कोऑपरेट करना है। बेसिकली देयर इज ए नेसेसिटी ऑफ इट्स इक्विटेबल। ऐसा नहीं एक कंट्री के पास ज्यादा कार्बन बजट है तो वो ज्यादा एमिट करेंगे, एक कंट्री के पास नहीं है तो नहीं। तो ये जो कार्बन बजट है उसका भी इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए, इस तरह इंडिया ने बोला है। साथ साथ में व्हाट आर द मेन ग्रीन हाउस गैसेस, ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कई लोग ये सोचते हैं ग्रीन हाउस गैस मतलब केवल CO2 है। एक बात एक हद तक सच है दोस्तों, क्योंकि देखिए 82% ऑफ ग्रीन हाउस गैस जो है वो CO2 है। ठीक है, तो सबसे मेजर ग्रीन हाउस गैस CO2 है। सेकेंड है मीथेन। वैसे मीथेन CO2 से कम 80 टाइम्स मोर पावरफुल है।
and it remains in the air for a shorter amount of time than CO2 but traps in more heat. ज्यादा हीट को ट्रैप करने का पावर है मीथेन के पास, ठीक है। CH4 इसका केमिकल फॉर्मूला है। मीथेन का अमाउंट कितना है? 9% है, ठीक है। फिर है नाइट्रस ऑक्साइड N2O and it remains in the air for about 120 years. ये CO2 and CH4 से ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। नाउ ये ग्रीन हाउस गैस एमिट होने का अलग अलग सोर्सेस बताया है इधर। इलेक्ट्रिसिटी से 38%, ट्रांसपोर्टेशन से 32%, इंडस्ट्री से 14% एंड रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एक्टिविटी से 9%। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा CO2 एमिशन किस सेक्टर से होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से होता है, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन से होता है, इसके बाद इंडस्ट्री से होता है। समझ रहे हो? कोई लोग ये सोचेंगे इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा होता है या फिर ट्रांसपोर्टेशन से सबसे ज्यादा होता है करके, पर ऐसा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से सबसे ज्यादा होता है। अगला है ऐसी जजमेंट प्रोवाइड्स इंपेटस फॉर स्टेट्स लुकिंग टू ब्रीच कोटा सीलिंग। GS पेपर 2 and 1 जुडिशरी पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज में ये न्यूज आपको काम आएगा। देखिए, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट 10% EWS रिजर्वेशन को अपहेल्ड किया था 3-2 मेजोरिटी से। ये न्यूज हमने कवर किया था। अब देखिए, आप सबको पता है ये जो 10% रिजर्वेशन है ये ओवर एंड अबव 50% रिजर्वेशन है जो ऑलरेडी SC, ST एंड OBCs को दिया हुआ है। तो बेसिकली ये जो 10% रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट में ये बोल के चैलेंज किया था, एक तो इकोनॉमिक बेसिस पर आप रिजर्वेशन किसी को नहीं दे सकते, दूसरा ये 50% वाला जो लिमिट है जो इंदिरा सावने जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने सेट किया था उसे क्रॉस कर रहा है करके। पर सुप्रीम कोर्ट ने इधर क्या बोला है दोस्तों, इंदिरा सावनी जजमेंट के थ्रू जो 50% का लिमिट बोला गया था ये सैक्रोसैंक्ट नहीं है या फिर इनफ्लेक्सिबल नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया जा सकता है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को और एक बार रीइटरेट किया है कि 50% वाला जो लिमिट है उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में क्रॉस किया जा सकता है। तो अब कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए एक इंपेटस मिल गया है, वो अभी सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट को कोट करके स्टेट में जो रिजर्वेशन है उसे इंक्रीज कर रहा है। जैसे कि रिसेंटली झारखंड असेंबली जो है टोटल रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस इंक्रीज किया अप टू 77%। इसके अलावा तमिलनाडु में ऑलरेडी 69% कोटा है, केवल 31% सीट्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल है। इसको भी चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, पर अभी ऐसा लग रहा है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये बोल दिया है कि 50% जो लिमिट है उसे क्रॉस किया जा सकता है। तो तमिलनाडु का जो रिजर्वेशन लॉ है ये भी वही रहेंगे, ठीक है। फिर और एक स्टेट का एग्जांपल मध्य प्रदेश। इधर मध्य प्रदेश भी ओबीसी का रिजर्वेशन 14% से 27% किया था। तो मध्य प्रदेश में SC, ST, OBC एंड EWS मिला के टोटल रिजर्वेशन अभी 71% हो गया है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट भी OBC का रिजर्वेशन 32% तक करने वाला है, which will take total reservations in the state to 58%. कर्नाटका भी यही करने वाला है दोस्तों, SC, ST एंड OBCs के लिए टोटल रिजर्वेशन 56% तक। तो कुल मिला के इधर क्या बताया जा रहा है दोस्तों, इंदिरा सावने जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि 50% जो लिमिट है रिजर्वेशन का उसे क्रॉस नहीं कर सकता, पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में क्रॉस किया जा सकता है। पर अभी ये जो EWS का जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो रीट्रेट किया है उसी बात को कि 50% वाला जो लिमिट है वो फ्लेक्सिबल है, कुछ सर्कमस्टेंसेस में उसे क्रॉस किया जा सकता है। अब ऐसे लग रहा है और भी स्टेट्स अपना जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसे इंक्रीज करेंगे। अभी तक स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करते थे ना, जो भी रिजर्वेशन लॉ है ना उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवा के 9th शेड्यूल में इंक्लूड करता था। जैसे कि तमिलनाडु गवर्नमेंट 69% रिजर्वेशन लॉ को 1994 में इंक्लूड किया था। 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने से क्या होगा, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, ये बात आपको पता होगा। पर अब ऐसा लग रहा है दोस्तों 9th शेड्यूल में लॉस को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने और एक बार रीइटरेट किया है कि 50% लिमिट जो है वो परमानेंट नहीं है। अगला है तिरुपति मेगालिथिक बेरियल साइट्स इन ए स्टेट ऑफ नेग्लेक्ट, GS पेपर 1 एंशिएंट हिस्ट्री। ये न्यूज आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। कुछ मेगालिथिक बेरियल साइट्स इन आंध्र प्रदेश के बारे में बताऊंगा जो आपको नोट करना है। सबसे पहले मेगालिथ का मतलब क्या होता है दोस्तों, मेगालिथ इज ए लार्ज स्टोन, बड़ा पत्थर, जिसे प्री हिस्टोरिक टाइम्स में स्ट्रक्चर या मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्ट करते थे। प्री हिस्टोरिक टाइम्स माने नियोलिथिक पीरियड, चाल्कोलिथिक पीरियड, ब्रॉन्ज एज एक्सेट्रा। तो ये मेगालिथ से जो स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट करते थे ना उसे मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। और आपको पता ही होगा दोस्तों प्री हिस्टोरिक टाइम्स पर
बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए मोर्टार या कंक्रीट यूज नहीं करता था। तो मेरा कहने का मतलब है जितने मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स है ना, उसमें कंक्रीट या मोर्टार का यूज नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए पुराने टाइम पर कहां पे ये कंक्रीट मोर्टार ये सब होता था, वो लोग पत्थर को एक स्पेसिफिक डिजाइन में रख के मॉन्यूमेंट्स या स्ट्रक्चर्स बनाते थे। ठीक है, नाउ तो आंध्र प्रदेश में तिरुपति डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपने सुना होगा, जहां पे द फेमस वेंकटेश्वरा टेम्पल है। तो तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में एंथ्रोपोमॉर्फिक बेरियल साइट्स है एंड इट इज द लार्जेस्ट एसेट कलेक्शन इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा एंथ्रोपोमॉर्फिक बेरियल साइट्स देखने को मिलेगा तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में। अब आप पूछोगे एंथ्रोपोमॉर्फिक साइट्स मतलब क्या होता है? दे आर दोस मार्क्ड बाय ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन फॉर्म अबव द मेगालिथिक बेरियल्स। तो ऐसे साइट्स जहां पे कुछ ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन का मार्किंग है, वो भी मेगालिथिक बेरियल्स के ऊपर, उसे आप बोल सकते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिक साइट्स। देखिए वैसे एंथ्रोपोमॉर्फिक का और एक मतलब होता है दोस्तों, जब भी हम कुछ भी चीज को ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन देते हैं ना, उसे एंथ्रोपोमॉर्फिक बोल सकते हैं। जैसे कि आपने कार्टून्स देखा होगा, विनी द पू, लायन किंग में जो सिम्बा है, तो वो सबको हमने क्या किया है, ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन दिया है कि नहीं? देखिए सिम्बा जो है वैसे एनिमल है, पर हमने क्या किया कार्टून के थ्रू, उसे एक ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन दिया। जैसे ह्यूमंस बात करते हैं वैसे हमने उसे एक ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन दिया ना। तो ऐसे जो रिप्रेजेंटेशन है उसे भी एंथ्रोपोमॉर्फिक बोलते हैं। बस मैं आपको समझाने के लिए बताया। तो एंथ्रोपोमॉर्फिक साइट्स मतलब क्या होता है? ऐसे साइट्स जहां पे ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जाम्पल देखिए तिरुपति में जो मोस्ट प्रोमिनेंट एंथ्रोपोमॉर्फिक साइट है पिल्ले डॉल्मेन, फाउंडेड मल्लैया गरिपल्ली, नेस्टलिंग ऑन ए हिलॉक बिटवीन चंद्रगिरी एंड डोरना कंबाला 20 किलोमीटर फ्रॉम तिरुपति। अब देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो एंथ्रोपोमॉर्फिक साइट है उसका नाम पांडव गुल्लू और पांडवुला बंडा इन द मेमोरी ऑफ पांडवास इज एस्टिमेटेड टू बी 2500 ईयर्स ओल्ड। तो देखिए आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में कि पांडव गुल्लू या फिर पांडवुला बंडा करके जो एंथ्रोपोमॉर्फिक साइट है ये कहां पे है? कहां पे है? तिरुपति डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, और भी कई सारे बेरियल्स का नाम इधर दिया हुआ है दोस्तों। पालम विलेज नियर कल्लूर में देवरयड्डू है, और एक स्टोन सर्कल है वेंकटपुरम 15 किलोमीटर ईस्ट ऑफ तिरुपति नियर करकमपाडी में। वैसे स्टोन सर्कल के बारे में आपने शायद सुना होगा, एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। क्या होता है ना, प्री हिस्टोरिक टाइम्स पर जब भी किसी का डेथ होता था ना, उन्हें जहां पे दफनाते हैं, बेसिकली उनका जो कब्रिस्तान है उसके ऊपर पत्थर रखते थे सर्कल फॉर्म में, उसे स्टोन सर्कल बोलते हैं। और मेगालिथिक पीपल यूज्ड टू कीप फूड एंड टूल्स इनसाइड द चेम्बर फॉर यूज बाय डेड पर्सन। तो बेसिकली डेड पर्सन को यूज करने के लिए मेगालिथिक पीपल क्या करते थे, फूड टूल्स ये सब रखते थे। ए मेनहिर, a tall or grand structure erected in the memory of a dead person found at Boyapalli near Sodam is also in a damaged state। तो देखिए अलग अलग मेगालिथिक साइट्स के बारे में बताया जा रहा था। मेनहिर क्या है? मेनहिर एक टॉल और ग्रैंड स्ट्रक्चर है, ये एरेक्ट किया जाता है इन मेमोरी ऑफ ए डेड पर्सन। और है स्लैब सर्कल्स। स्लैब सर्कल्स मतलब क्या है? एन अरेंजमेंट ऑफ 3 or 7 स्लैब्स इन ए सर्कुलर फैशन। 3 और 7 स्लैब्स को सर्कुलर फैशन में अरेंज करेंगे। ये कहां पे मिला है? एगुआ गुंतल चेरुवु ऑफ अन्नामया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो बेसिकली न्यूज क्या आया है दोस्तों? न्यूज आया है ये सारे जो प्री हिस्टोरिक स्ट्रक्चर्स है उन्हें प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व नहीं किया जा रहा है। कई सारे साइट्स जो है ऑलरेडी डैमेज्ड कंडीशन में है, काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट यह है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने बताया, जैसे कि मेनहिर क्या होता है, स्लैब सर्कल्स क्या होता है, देवरयड्डू कहां पे है, स्टोन सर्कल क्या होता है, और पांडव गुल्लू और पांडवुला बंडा ये कहां पे है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा दोस्तों, पांडव गुल्लू और पांडवुला बंडा, मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, ये पूरा तेलुगु है, तो ये कहां पे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और एंथ्रोपोमॉर्फिक बेरियल साइट्स क्या होता है ये भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एंड फाइनली मेनहिर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेनहिर क्या है ये भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। तो ये रहे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट न्यूज। आज संडे है इसलिए न्यूज कम है, तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी डिस्कस कर लेते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज है। नंबर 1, पर्सनलाइज्ड सेल एडिटिंग यूज्ड टू ट्रीट कैंसर पेशेंट्स स्टडी। देखिए आपने क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा। ये बेसिकली एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। इसमें मॉलिक्यूलर सिजर्स यूज करते हैं जीन को एडिट करने के लिए। तो साइंटिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड क्रिस्पर टेक्नोलॉजी टू इंसर्ट जीन्स दैट अलाउ इम्यून सेल्स टू अटैक कैंसर सेल्स। तो देखिए हमारे शरीर में जो इम्यून सेल्स है उन्हें कैंसर सेल्स को अटैक करने के लिए उनमें जीन इंसर्ट करने वाला एक टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट डेवलप किया है।
पोटेंशियली लीविंग नॉर्मल सेल्स अनहार्म्ड एंड इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इम्यूनोथेरापी। तो बेसिकली जो नॉर्मल सेल्स है ना, उस पर कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होगा इससे, और इम्यूनोथेरापी का इफेक्टिवनेस भी इंक्रीज होगा इससे। मतलब सेलेक्टिवली इम्यून सेल्स को एडिट करेंगे या फिर उसमें जीन्स इंसर्ट करेंगे ताकि वो कैंसर सेल्स को अटैक कर सके। वैसे इम्यूनोथेरापी मतलब क्या होता है? इम्यूनोथेरापी एक टाइप ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट है जिसमें इम्यून सेल्स को मदद करते हैं कैंसर सेल्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। तो समझ गया? नाउ द क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्निक हैज बीन प्रीवियसली यूज्ड इन ह्यूमंस टू रिमूव स्पेसिफिक जीन्स टू अलाउ द इम्यून सिस्टम टू बी मोर एक्टिवेटेड अगेंस्ट कैंसर। तो देखिए पहले क्या होता था दोस्तों, ह्यूमंस में क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्निक यूज होता था किसके लिए? स्पेसिफिक जीन्स को रिमूव करने के लिए। स्पेसिफिक जीन्स को रिमूव करने से क्या होगा? इम्यून सिस्टम मोर एक्टिवेटेड होगा कैंसर के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। अब क्या किया जा रहा है? कुछ जीन्स को इंसर्ट किया जा रहा है, ठीक है। वैसे ये पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल में और भी कई सारे डिटेल्स लिखा हुआ है, पर देखिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूं। आपको यह ध्यान रखना है कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी जो है वो केवल जीन्स को रिमूव करने के लिए नहीं, जीन्स को इंसर्ट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। इस तरह साइंटिस्ट ने प्रूव किया है। समझ गए? यही एक क्वेश्चन इस पर्टिकुलर न्यूज से आपसे पूछ सकते हैं। मतलब स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ऐसे स्टेटमेंट्स दिया जाएगा कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी कैन ओनली बी यूज्ड टू रिमूव स्पेसिफिक जीन्स। तो ये गलत हो गया ना, क्योंकि लेटेस्ट स्टडी हुआ है कि जीन्स को इंसर्ट भी किया जा सकता है, वो भी इम्यूनोथेरापी के लिए। इम्यूनोथेरापी क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगला न्यूज है सब्सटैंशियल प्री सिम्प्टोमैटिक मंकी पॉक्स स्प्रेड फाउंड। इसमें भी एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या बताया जा रहा है? देयर इज नाउ मोर एविडेंस फॉर प्री सिम्प्टोमैटिक ट्रांसमिशन ऑफ मंकी पॉक्स वायरस। मतलब देखिए, एक इंडिविजुअल में मंकी पॉक्स वायरस इंफेक्ट होने के 4 दिन बाद ही सिम्टम्स दिखाएंगे। इन्होंने एक स्टडी कंडक्ट किया, इससे पता चला 53% ऑफ मंकीपॉक्स वायरस ट्रांसमिशन हैव ओकर्ड ड्यूरिंग द प्री सिम्प्टोमैटिक फेज। मतलब पता ही नहीं चला, सिम्टम्स कुछ नहीं दिखाया, पर वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड था। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगा ना दोस्तों, देखिए इस तरह के जब वायरस ट्रांसमिशन होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, लोगों को आइसोलेट करते हैं, जो इन्फेक्टेड है उन्हें क्वारंटाइन में डालते हैं। अब अगर 53% ऑफ मंकीपॉक्स वायरस ट्रांसमिशन अगर प्री सिम्प्टोमैटिक है तो कैसे आप लोगों को आइसोलेट करोगे? क्योंकि वायरस इन्फेक्ट होने के 4-5 दिन बाद सिम्टम्स दिखा रहा है। समझ रहे हो ना आप? अगला 2 स्नैपशॉट से। नंबर 1, साइंटिस्ट असेस लॉस ऑफ आइस फ्रॉम ग्रीनलैंड आइस स्ट्रीम। देखिए ग्रीनलैंड लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, इट इज पार्ट ऑफ डेनमार्क, इतना आपको पता है। अब ग्रीनलैंड में आइस शीट्स है। आइस शीट्स का मतलब क्या होता है? देखिए एक बहुत बड़ा एरिया को कवर करने वाला आइस का एक लेयर, उसे आप आइस शीट्स बोल सकते हैं। अब आइस शीट्स के अंदर आइस स्ट्रीम्स रहते हैं। आइस स्ट्रीम मतलब क्या होता है दोस्तों? बेसिकली लार्ज ब्लॉक्स ऑफ आइस है जो फास्टली मूव करते हैं आइस शीट के अंदर ही। समझ रहे हो आप? एक ग्लेशियर हो सकता है जो फास्टली मूव करते हैं, उसे आइस स्ट्रीम बोलते हैं। तो ग्रीनलैंड आइस शीट में एक इंपॉर्टेंट आइस स्ट्रीम है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड आइस स्ट्रीम। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऑब्वियस सी बात है ये जो आइस स्ट्रीम है ये भी धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। अब लेटेस्ट स्टडी ये बोल रहा है दोस्तों 2100 तक ये नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड आइस स्ट्रीम मेल्ट होने की वजह से 50.5 मिलीमीटर सी लेवल राइज होगा। समझ गए? और ये जो नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड आइस स्ट्रीम है इट ड्रेन्स अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द एंटायर ग्रीनलैंड आइस शीट। तो एंटायर ग्रीनलैंड आइस शीट का अप्रोक्सीमेटली 12% को ड्रेन करता है नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड आइस स्ट्रीम। ठीक है, अगला है लैंड सी यू चेंजेस आर ड्राइवर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। देखिए ये न्यू एनालिसिस ऑफ स्टडीज पब्लिश्ड सिंस 2005 ये कंक्लूड किया है लैंड एंड सी यूज चेंज हैज बीन डोमिनेंट एंथ्रोपोजेनिक ड्राइवर ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो देखिए ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी लॉस जो हो रहा है दोस्तों उसका वन ऑफ द मेन फैक्टर्स है लैंड एंड सी यूसेज में जो चेंजेस हुआ है। अब सो दिस न्यू एनालिसिस कैन हेल्प इन डिजाइनिंग पॉलिसीज टू हॉल्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो देखिए यूनाइटेड नेशंस का 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ये बात आपको मालूम होगा, उसमें से एक है प्रिवेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो अब हमें ये पता चला है ये स्टडी से कि हमारा जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस है चाहे वो लैंड में हो या सी में हो उस वजह से ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। तो आगे जब यूनाइटेड नेशंस
या फिर अलग अलग कंट्रीज पॉलिसीज डिजाइन करेंगे बायोडाइवर्सिटी लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, तो ये स्टडी रिपोर्ट को भी ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव अ नाइस डे।